हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास बायोलॉजी। कल की क्लास तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास तक। तो फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डीएनए असल में होता क्या है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये तो हमने साबित कर दिया, पर डीएनए क्या होता है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि सर डीएनए के ऊपर भी जीन्स होते हैं, तो जीन्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स क्या होता है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में आज हम एक छोटी सी क्लास में पढ़ने वाले हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए के बाद में जीन्स क्या होता है, अलील्स क्या होता है और क्रोमोजोम क्या होता है। तो सबसे पहले अपन शुरू करने वाले हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए बेसिकली क्या होता है कि डीएनए एक मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई होती है? तो इंफॉर्मेशन उसके ऊपर रिटर्न होती है कि जो भी एनिमल है, जो भी प्लांट है, ये जिस भी जीव का वो डीएनए है, उसकी बॉडी कैसी बनेगी उसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। तो बॉडी बनी हुई होती है किससे? कोशिकाओं से। तो इवनली मैं बता सकता हूँ कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डीएनए जो होता है ना, वो कोशिका कैसी बनेगी, कोशिका क्या काम होगा, कोशिका का क्या फंक्शन होगा, कोशिका की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, ये सब कौन डिसाइड करके जा रहा है? डीएनए करके जा रहा है। और अल्टीमेटली जब एक एक कोशिका के लेवल पे देखा जाता है तो बाकी सभी कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करके जा रहा है? डीएनए करके जा रहा है। और ऐसे करके पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करके जा रहा है? डीएनए डिसाइड करके जा रहा है, क्योंकि पूरी बॉडी किसकी बनी हुई होती है? डीएनए की बनी हुई होती है। तो डीएनए के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? तो डीएनए के ऊपर लिखा हुआ होता है कि बॉडी कैसे बनेगी, पर वो कोशिका के लेवल पे लिखा होता है, क्योंकि हर एक कोशिका के पास में खुद का डीएनए होता है। और हर एक कोशिका के बारे में इन्फॉर्मेशन किसके पास में होती है? वो कोशिका कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, ये किसके पास में लिखा हुआ होता है? डीएनए के पास में लिखा हुआ होता है। तो असल में डीएनए क्या है? असल में डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है जिसके पास में क्या है? इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है? बॉडी बनाने वाली इंफॉर्मेशन है कि ये बॉडी जो है, जो किसी भी एनिमल की बॉडी है या प्लांट की बॉडी है, वो कैसे बनेगी। ये इंफॉर्मेशन किसके ऊपर लिखी हुई होती है? डीएनए के ऊपर। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इसके फुल फॉर्म लिखी है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? ए लॉन्ग मॉलिक्यूल दैट कैरीज द यूनिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के रूप में ही उसके पास में जो इन्फॉर्मेशन हो किसके रूप में लिखी हुई होती है? जेनेटिक कोड के रूप में लिखी हुई होती है। जेनेटिक कोड क्या होता है? इसके लिए मैं मतलब शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। जेनेटिक कोड एंड इंस्ट्रक्शंस, उसके पास में क्या है? कैरीज द यूनिक जेनेटिक कोड एंड इंस्ट्रक्शंस मैनुअल फॉर द डेवलपमेंट फंक्शनिंग। कोशिका का डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑफ नियरली ऑल लिविंग सेल्स। सभी कोशिकाओं का जो डेवलपमेंट होगा, उनकी जो फंक्शनिंग होगी, या फिर उनका जो सेल डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, या फिर उनकी ग्रोथ होगी, वो कैसे होगी, ये सब इंफॉर्मेशन किसके पास में लिखी हुई होती है? डीएनए के पास में लिखी हुई होती है। तो डीएनए बेसिकली कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है। डीएनए इज ए कंट्रोलर ऑफ सेल, या फिर बोला जाता है कि न्यूक्लियस को बोला जाता है कंट्रोल ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि न्यूक्लियस के पास में ही तो डीएनए रखा हुआ होता है। न्यूक्लियस के पास में डीएनए रखा होता है, इसलिए न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ द सेल बोला जाता है। आई होप कि डीएनए आपको इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी डीएनए को समझने में। देन उसके बाद में आ जाते हैं, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि जो डीएनए होता है वो बहुत लंबा होता है। लगभग एक हैप्लॉइड सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है 1.02 मीटर, इतना लंबा डीएनए होता है। उसमें से फंक्शनल डीएनए कितना होता है? तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ 1% फंक्शनल होता है, कुछ बुक्स में 1.5% और कुछ बुक्स में 2% लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग का है, बट ज़्यादातर बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जो डीएनए का जो लंबा सा डीएनए है उसका सिर्फ 1% ही सही होता है, जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन है कि बॉडी कैसे बनेगी, किसी भी एनिमल की या प्लांट की बॉडी कैसे बनेगी। बट उसके जो बाकी हिस्से हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, क्योंकि इसके जो बाकी हिस्सों पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन है। जैसे डीएनए के ऊपर इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी हुई होती है, तो मैं बता देता हूँ कि मान लो ये डीएनए का कोई सेगमेंट है एक, तो यहाँ डीएनए की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है AGCTACCAGAGCCA। ऐसे करके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके फॉर्म में उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को पढ़ा जाता है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे तो किसी जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, पर जो ये इंफॉर्मेशन तो इस वाले हिस्से पे लिखी हुई है, तो 1% हिस्से पे, पर जो बाकी हिस्सा है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है वो लिखी हुई होती है। जैसे मैं यहाँ अगर आपको बताना चाहूँ तो वहाँ लिखा होता है ए, मल्टीपल टाइम्स ए आ रहा है, फिर उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं सी, ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स जो कोडोन्स है वो रिपीट हो रहे हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो वहाँ रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। तो इस इंफॉर्मेशन को अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाते हैं जीन्स। जीन्स क्या होता है? जीन्स होते हैं डीएनए के पार्ट होते हैं। जीन्स क्या होता है? डीएनए के पार्ट होते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया कि डीएनए 1.02 मीटर लंबा होता है, पर ये
जो पूरा का पूरा डीएनए होता है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म फंक्शनल प्रोटीन, जीन की जो रियल में जो डेफिनेशन होती है, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म फंक्शनल प्रोटीन कॉल्ड जीन। फंक्शनल प्रोटीन मीन्स अगर ये जीन है, ये सॉरी डीएनए है, तो इसका बस इतना सा सेगमेंट, ये इतना सा सेगमेंट ही फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, बाकी इधर उधर वाला और जो डीएनए है वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनाता है। तो जो इस सब फंक्शनल प्रोटीन को बना के जा रहा है उस हिस्से को बोला जाएगा जीन। ठीक है, तो जीन की वजह से ही कैरेक्टर मतलब ट्रेट्स आते हैं और कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे मेरी जो नोज शेप है वो, या फिर मेरा आई कलर है, या फिर मेरी आईब्रो कैसी होंगी, या फिर मेरा जो फेस कट है वो कैसा होगा, मेरी जो बॉडी का कलर है वो कैसा होगा, जिसमें जो मिनेलिन है, जो पिगमेंटेशन है वो कैसा होगा, या फिर मेरी बॉडी की शेप कैसी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये सब कौन डिसाइड करके जा रहे हैं? ये डिसाइड करके जा रहा है जीन्स। कौन डिसाइड करके जा रहे हैं? जीन्स। जीन्स इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन्स आर दी सेगमेंट ऑफ डीएनए, नॉट फुल डीएनए। डीएनए के टुकड़ों के ऊपर जीन होते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा भी है कि पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? पार्ट ऑफ डीएनए होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लगभग 20 से 25 हज़ार जीन पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करूँ तो वहाँ पे 3000 से 5000 तक जीन पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रोटीन्स को कितना कोड करते हैं? तो ये जो 25,000 जीन है ये लगभग 45,000 प्रोटीन्स की कोडिंग करता है, और ये 5,000 जो जीन है इस लगभग 25,000 प्रोटीन्स की कोडिंग करता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, जीन इज ए बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए की बनी हुई होती है और फिजिकल और फंक्शनल यूनिट होती है। जो डीएनए है जिसको अपन बोल के जा रहे हैं कि बॉडी बना के जा रहा है, तो बॉडी डीएनए के ऊपर भी छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, वही बॉडी को बना के जा रहे हैं। ठीक है, तो जीन बॉडी को कैसे बना के जाएगी? तो जीन बॉडी को बना के जाएगी कि जीन एक्ट एज ए इंस्ट्रक्शन मैनुअल और रेसिपी बुक फॉर योर बॉडी। किसी भी बॉडी के लिए जो जीन होता है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे किसी बुक में रेसिपी लिखी हुई है कि किसी खाने को कैसा बनाया जाए, किसी सब्जी को कैसा बनाया जाए, तो वो सब्जी अगर आप उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अगर फॉलो करते हो तो वो सब्जी आपकी वैसी की वैसी बन जाती है। या फिर चाय कैसी बनाई जाए, या फिर कॉफ़ी कैसी बनाई जाए, ये सब रेसिपी बुक में लिखा हुआ होता है। वैसे ही डीएनए के जो जीन्स है वो रेसिपी बुक में लिखी हुई रेसिपी की तरह। जीन्स आर द रेसिपीज रिटन ऑन दी डीएनए। ठीक है, तो जैसी जीन्स होंगे, जैसे जीन के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी वैसी ही बॉडी बन जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया। देन जीन्स हो गए। जीन्स कैसे बनाता है? तो जीन्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं डीएनए के। किसके बने हुए होते हैं? जीन्स आर ए पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए से बनता है क्या? आरएनए, जो कि ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस से बनता है। ठीक है, देन आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? और जब मैंने आप लोगों को सेल बायोलॉजी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसमें बता रहा हूँ कि बेसिकली जो अपनी बॉडी है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। जो बॉडी के पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, सेल के जो ऑर्गेनिल्स हैं, उनमें ज़्यादातर क्या होता है? लिपोप्रोटीन होता है। और लिपोप्रोटीन में भी मेजर रोल किसका होता है? प्रोटीन का होता है, क्योंकि कोशिका को शेप देना हो, सेल को शेप देना हो, या फिर बॉडी को शेप देना हो, उसमें मेजर रोल किसका होता है? प्रोटीन का होता है। कहीं पर भी इंफॉर्मेशन पहुँचानी हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको कैरी करके दूसरी जगह जानी हो तो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम कौन करता है? वो काम करता है प्रोटीन्स। इसीलिए जीन से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। और ये प्रोटीन्स जीन वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कोशिका तक पहुंचाते हैं, और कोशिका मतलब कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। और कोशिका कैसी बनेगी, या फिर वो टिश्यूज कैसे बनेंगे, या फिर वो बॉडी कैसी बनेगी, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? अल्टीमेटली प्रोटीन्स कर रहे हैं। किसके माध्यम से? जीन्स के माध्यम से। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है? जीन से आरएनए में आई है। जो आरएनए कौन सा वाला होता है? एमआरएनए में। इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ कैरी होती है? एमआरएनए। फिर एमआरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है, जो उस बॉडी को शेप करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट उसके बाद में आ जाता है, जीन्स के बाद में आ जाता है एलील्स। आई होप कि जो आपको डीएनए और जीन तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एलील्स। एलील्स कुछ भी नहीं है, एलील्स जीन ही होते हैं। एलील्स असल में क्या होता है? जीन ही होते हैं, पर जीन के अलग अलग टाइप होते हैं। मीन्स अलग अलग टाइप तो नहीं बोल सकते, वर्जन बोल सकते हैं कि कोई एक जीन है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई जीन नंबर 1 है। क्या है? जीन नंबर 1 है, जो क्या करके जाती है? ये जीन नंबर 1 क्या करके जाती है? आई कलर दे के जाती है। क्या करके जाती है? आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई कलर। आई कलर में कौन कौन सा आई कलर हो सकता है? तो पहला मान लो एक मैं बता रहा हूं यहां, ब्लैक आई कलर। दूसरा मैं बता रहा हूं ब्राउन आई कलर, बी फॉर ब्राउन आई कलर। और जो
तीसरा है वो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं दोबारा लिख दूंगा। सी मैं लिख के जा रहा हूँ ब्लू आई कलर। कौन सा वाला हो गया? ब्लू आई कलर। तो ये तीनों ही एलील है। ये क्या है? तीनों ही एलील है। यहाँ जीन क्या है? तो जीन है यहाँ आई कलर। जीन क्या है? यहाँ जीन है आई कलर। और आई कलर की अलग अलग एलील्स होती है। एक कोशिका में कितनी एलील्स होती है? तो एक कोशिका में कितनी एलील होती है? 2 होती है, क्योंकि एक कोशिका में जीन की 2 कॉपीज मौजूद होती है, क्योंकि एक कोशिका में 2 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं हर एक कोशिका में। अगर डिप्लॉइड कोशिका, तो डिप्लॉइड कोशिका जैसे ह्यूमंस में डिप्लॉइड कोशिका होती है, तो डिप्लॉइड कोशिका में एक नंबर का क्रोमोसोम ही है, ये भी 1 नंबर वाला ही होगा। हर एक क्रोमोसोम की जोड़ी वहां पाई जाती है। तो इसके ऊपर मान लो ब्राउन आई कलर लिखा हुआ है, इधर ब्राउन आई कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ होगा? ब्लैक आई कलर। पर यहाँ दोनों जगह सेम ही जीन है। कौन सी वाली है? आई कलर वाली जीन है, बट उनके वेरिएंट्स जो है वो अलग अलग है। एक पे ब्राउन है, एक पे ब्लैक आई कलर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो इंडिया वाला रीजन है वहाँ ब्लैक आई कलर डोमिनेंट है। बट कभी कभी गाँव में किसी की आंखें ब्राउन हो जाती है, तो उसे गाँव में बुलाया जाता है कि भूरिया है, ये तो भूरिया है, ठीक है। और उसको मतलब उस बच्चे को पसंद भी कमी किया जाता है कि उसकी शादी में भी दिक्कत आती है। लड़कियों को भी इवन शादी में दिक्कत आती है, क्योंकि उसको मतलब बहुत बुरा मानता है, गलत मानता है। बट ऐसा होता नहीं है। ये तो एक जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन है, जो जिससे मतलब जब वो ब्राउन आई कलर डोमिनेंट होगा तो ब्राउन आई कलर दिखेगा। बट अपने यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वह ब्लैक आई कलर डोमिनेंट है। बट अपन जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कभी कभी जो रिसेसिव ट्रेट है वो भी एक्सप्रेस हो जाता है। तो रिसेसिव ट्रेट जब एक्सप्रेस हो रहा है तो वहाँ कौन सा कलर आ गया है? ब्राउन आई कलर, ठीक है। तो ये हो गए एलील्स। एलील्स आर द वेरिएंट्स ऑफ जीन्स। इसके अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा था, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। जब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है गैमीट्स में। कहाँ आता है? गैमीट्स में। गैमीट्स में कहाँ आता है? तो गैमीट्स में आता है जब डीएनए गैमीट्स के अंदर जाता है तो वहाँ जीन्स के भी वेरिएंट्स जाते हैं। एक गैमीट्स में जीन्स के वेरिएंट्स होते हैं। जब आप लोगों ने कभी मेंडल पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा कि लंबा पौधा और बोना पौधा, ठीक है। लंबाई वाला जीन है, वहाँ जीन कौन सा है? जो मेंडल ने जो जीन लिया है वो कौन सा वाले लिया है? लंबाई वाला जीन लिया है, ठीक है। लंबाई वाले जीन में यानी कि टॉलनेस तो नहीं बोल सकते, लंबाई वाला जीन है, ऐसे ही लिख लो, लंबाई वाला जीन। जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट। अब लेंथ कैसे हो सकती है? तो लेंथ तो एक हो सकती है, छोटा भी रह सकता है और एक लंबा भी हो सकता है। लेंथ वाला जीन है। अब लेंथ में तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ जो बड़ा पौधा है उसको कैपिटल टी से दर्शाया और जो छोटा वाला पौधा है उसको स्मॉल टी से दर्शाया, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो आया था वो बता रहा हूँ कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। जो होमोजाइगस कंडीशन होती है उसमें दोनों ही, मान लो कि लंबेपन वाले दोनों जीन एक साथ आ गए, सॉरी एलील, ये क्या है? एलील है। ये भी लंबेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये भी लंबेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस। या फिर बोनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल दोनों एलील्स एक साथ आ गए एक ही सेल में, तो उसे माना जाएगा होमोजाइगस, ठीक है। हेटेरोजाइगस क्या होगा कि हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन में एक लंबेपन वाला आ गया और एक बोनेपन वाला आ गया, तो इन दोनों के बीच में फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं एक दूसरे के, तो जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस होगा। आई होप आपको जो डीएनए है, जीन है और एलील समझ में आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, जो अपना आखिरी बचा हुआ है वो है क्रोमोसोम। मैंने बता दिया कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है और एलील्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो अपना लास्ट है वो बचा हुआ है क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो कोशिका में तब बनता है जब कोशिका डिवीजन करती है। उससे पहले जो क्रोमेटिड नेटवर्क्स होते हैं या क्रोमेटिन के जो जाल होते हैं वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। पर जब कोशिका डिवाइड करती है तो जो क्रोमेटिन का जो जाल होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें दो आर्म होती है। एक आर्म को बोला जाता है पी आर्म और एक आर्म को बोला जाता है क्यू आर्म। इनके बीच में एक गर्त होता है, उसे बोला जाता है, रिज को बोला जाता है सेंट्रोमियर। और इनके दोनों ओर ऊपर और नीचे की तरफ के जो एंड्स होते हैं उनको बोला जाता है टीलोमियर। क्या बोला जाता है? ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि ये बने हुए किसके होते हैं? तो क्रोमोसोम बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। जब कोशिका को डिवीजन करना होता है तो कोशिका जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? क्रोमोसोम में। कैसे कन्वर्ट करती है? तो उसके लिए वो प्रोटीन के चारों तरफ अपने डीएनए को लपेटती है और उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? क्रोमोसोम में। तो क्या होता है कि मान लो
ये डीएनए है, ऐसा लंबा लंबा डीएनए क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में पड़ा हुआ खुला हुआ डीएनए। तो ये इसको क्या करेगी, इसको ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, किस प्रोटीन के साथ में, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। जो डीएनए होता है वो एक एसिड होता है और एसिड्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है। और हिस्टोन जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। कैसे चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। तो हिस्टोन का एक न्यूक्लियोसोम बनता है, क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है, ऐसी स्ट्रक्चर कुछ होती है और ये अपने चारों तरफ डीएनए को रैप कर लेता है। ऐसे खूब सारे न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, मैं आपको जब नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और फिर ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये बनाते हैं, नेक्स्ट जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो होती है सोलेनोइड। तो इसे बोलता है डीएनए पैकेजिंग या डीएनए रैपिंग। ये क्या होता है, न्यूक्लियोसोम, सोलेनोइड, ये सब डीएनए पैकेजिंग और डीएनए रैपिंग में पढ़ाया जाता है। डीएनए की पैकेजिंग 4 लेवल पे होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। 4 लेवल पे डीएनए की पैकेजिंग होती है, सॉरी हाँ 3 या 4 लेवल पे होती है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके न्यूक्लियोसोम और सोलेनोइड करके ये स्ट्रक्चर्स बनती है और बाद में अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन कर देती है, डीएनए का, तो सॉरी क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम में क्या क्या आ गए, डीएनए तो है ही, डीएनए तो है, डीएनए के साथ में क्या मिल गया, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी मिल गई, तो हिस्टोन प्रोटीन मिल गई। ठीक है, क्रोमोसोम आर डेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहता है मोस्ट ऑफ द मोस्ट लिविंग सेल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देन मैं ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स बताने वाला हूं कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस में 2n क्रोमोसोम्स पाए जाता है। 2n क्रोमोसोम्स का मीनिंग है कि यहाँ हर एक क्रोमोसोम की एक डुप्लीकेट कॉपी और मौजूद रहेगी। हर एक क्रोमोसोम होगा वो 2 बार रहेगा। जैसे मैं अगर यह बताऊं कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसके साथ में इसका एक और क्रोमोसोम नंबर 1 रहेगा। अब इसके बाद में आता है कि क्रोमोसोम में भी क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम और एक होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके अलावा भी क्रोमोसोम्स के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। 2 होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो मैं बताने वाला हूं अभी ऑटोसोम्स क्या होता है। जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में वो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स को डिसाइड करते हैं, उनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये अगर XX है तो फीमेल होगी और XY है तो मेल होगा, तो इन क्रोमोसोम्स को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये जो बाकी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम्स के ऊपर सारी के सारे जो जीन्स होते हैं जो बॉडी को बनाने वाले होते हैं वो यहाँ रखे हुए होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो भी व्यक्ति है या मेल है या फिर फीमेल है उसका सेक्स डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम्स कहाँ रखे हुए होते हैं, तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम है वो किसका बना हुआ होता है, डीएनए का बना हुआ होता है। तो इनके ऊपर खूब सारे जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन्स, क्योंकि जीन्स किसका पार्ट होता है, डीएनए का। ठीक है, आई होप आपको ये क्रोमोसोम भी समझ में आ गया होगा, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है और अलील क्या होता है। ये सब आपको अलग अलग अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता और वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।